के 5वीं दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विश्वविद्यालय के नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल और योगा सहित तमाम फैकल्टी के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान कर उनके भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड का यह स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और साल दर साल मेडिकल के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित कर देश और दुनिया में नाम कमा रहा है। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। सर, नेपाल ज्ञान के साथ साथ संस्कार का भी एक बहुत महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, और दोनों चीजें यहाँ दी जाती हैं। मैं इस शिक्षण संस्था की सराहना करता हूँ, इस विश्वविद्यालय की। आपने डॉक्टरों को कहा कि अपने समय उत्तराखंड को भी दें, राज्य को दें, देश को दें। डॉक्टरों से समय मांगा जो ये मैं सभी के लिए कहा, डॉक्टर तो देंगे ही देंगे सभी से। सर, नेपाल मैं समझता हूँ हमारे जो बच्चे जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्रियाँ आज प्राप्त की हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन था कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने शिरकत करी। उनको अपने राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, उनका आध्यात्मिक उनका जीवन है, उनको जो शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, तो ये मेरे समझता हूँ हमसे ज़्यादा इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन बच्चों के लिए। मैंने यहाँ से MBBS किया था, 2016 बैच से हूँ। आई एम 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। एक्चुअली मुझे इस कॉलेज से ही ये सौभाग्य मिला है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। All the teachers, all the faculties and the environment of SRHU is wonderful. And I did my internship from here. I served for 3 months as a medical officer in Vrindavan, and now I am pursuing general surgery from SMS Jaipur. अनुराधा सिंह राणा है और मैं ऋषिकेश की निवासी हूँ। मैंने यहाँ से BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी का कोर्स पूरा किया है और अब मेरे को एक सवा साल हो गया है यहाँ पे अपना अल्मा मैटर सर्व करते हुए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने घर के पास ही, और इन सब की वजह है एक तो हमारे गुरुजी जिनका मुझ पर आशीर्वाद रहा, दूसरे मेरी माताजी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे ये अवार्ड मैंने राजनाथ जी से रिसीव किया है, माननीय राजनाथ जी से। लक्सर राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई, जिसके मुताबिक अध्यक्ष पद पर विजय हासिल करते हुए NSUI के 108 मत पाकर गौरव कुमार विजयी घोषित कर दी गई और उपाध्यक्ष पद पर 112 मतों से ABVP की कुमारी प्राची के अलावा सह सचिव पद पर 107 मतों से निशु, कोषाध्यक्ष पद पर 107 पदों से रीतू और महाविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर नागर सिंह द्वारा 114 मतों से विजय हासिल कर ली गई। इस दौरान विजय छात्र छात्राओं के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का जो मेरे साथ में दिन रात लगे थे, और धन्यवाद करता हूँ सभी सहपाठियों का, छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ। और 8 साल बाद NSUI की सीट लिख रही है। ये हमने दावा किया था कि इस बार हम NSUI की सीट क्लियर निकालेंगे। हर प्रकार का कार्य करेंगे, जो भी समस्या आएंगी कॉलेज में बिल्कुल निर्वहन होकर कार्य करेंगे। कि मैं जीती, पर मुझे दुख भी है सबसे ज़्यादा। अगर मेरे आदित्य भैया भी जीतते तो जब ज़्यादा मुझे अपनी खुशी होती कि मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ, तो इसलिए फ़िलहाल मैं खुशी भी ना खुश होने के बराबर हूँ। बट मैं सबको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ मुझे वोट देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारापुर बौरी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निवारण करने की बात भी कही। जैसे मुख्यमंत्री की हमारे निर्देशन डीएम साहब के निर्देशन कि आप चौपाल लगाइए, तो हम उसी क्रम में हर मतलब ब्लॉक वाइज हम नया पंचायत लेवल पे लगा रहे हैं। तो आज हमने मकबूरपुर दीदा होड़ी गांव में पंचायत चौपाल लगाया था, और ये इसमें जो भी नया पंचायत भौरी थी उसकी सारी पंचायतों को हमने बोला था कि आप लोग यहाँ पे आए। हमने इसमें मुनादी भी कराई, सबको इन्फॉर्म करा था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए और उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी। जो ज़्यादातर समस्या आई हैं आज राशन कार्ड को लेकर है, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। कोटद्वार पुलिस ने ऑनलाइन गिफ्ट देने के जरिए साइबर ठगी करने के मामले का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने एक महिला से 5,16,000 रुपए हड़पने के प्रकरण में 2 आरोपियों को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया।
जिसमें 29 वर्षीय महिला और 24 साल का लड़का, जिसमें अभी एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। तीनों आरोपी इससे पहले भी साइबर क्राइम कर जेल जा चुके हैं। मैं अनाथ आश्रम से हूँ। जब मैं अनाथ आश्रम से निकल गई तो मेरी एक आपसी से दोस्ती हुई, उससे मेरा एक बच्चा है छोटा। तो जब वो छोड़ के मुझे यहाँ से चला गया, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मुझे कोई जो भी पकड़ा गया है, जिसके चक्कर में मैं पकड़ी गई हूँ, वो मिला। वो लोग मुझे कहते थे, मेरे बच्चे को प्यार करते थे, क्योंकि मुझे कोई बच्चे को पूछता नहीं था, सब चिढ़ाते थे उसे हपसी। तो वो उसे प्यार करते थे। फिर मैं उनसे मदद मांगती थी हमेशा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम क्या करो, ये अकाउंट खोल के दो। हमारे अकाउंट नहीं खुलते हैं यहाँ पे, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टाई का बिजनेस करते हैं। उन्होंने मुझे दिखाया भी था, कहा था इसीलिए हमें अकाउंट चाहिए होते हैं। तो जब मैं उन्हें अकाउंट दी थी, कभी वो मुझे 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000 ऐसे करके देते थे। बस मेरा यही था कि मैं उन्हें अकाउंट प्रोवाइड कराती थी। ये 3-4 दिन पहले कंप्लेंट पुलिस को मिली थी यहाँ, तो उसमें इमीडिएट, जैसा कि हमारी एसएसपी मैम के निर्देश है कि ऐसे मामलों को इमीडिएट मुकदमे में दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हुआ और जो क्राइम था वो ये था कि वादिनी का ये कहना था कि एक अननोन नंबर से उनको कॉल आई और उनको कोई सामान उनका एयरपोर्ट पे आया है, उसके एवज में कुछ पैसे डालने की बात हुई। और फिर वो काफ़ी लंबी प्रोसेस चली कि अब ये ऐसा करने के लिए डालिए, वैसा करने के लिए डालिए। तो करीब अगले 7-8 घंटों में वो महिला जो थी करीब 5,16,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल चुकी थी। जब उनको लगा कि अब इसमें लगातार वो चेन बढ़ती जा रही है, उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ कुछ साइबर फ्रॉड हो गया। तो जैसे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमारी साइबर टीम, जिसमें जयपाल हमारे दरोगा हैं जो उसको देखते हैं साइबर सेल को, और लोकल जो थाने से हमारे नवीन पुरोहित, इन दोनों ने उसमें काम किया। तो कुछ अकाउंट मिले जिन अकाउंटों में वो पैसा जा रहा था। अकाउंट नोएडा बेस्ड लोगों के थे। तो हमारी टीम इमीडिएट यहाँ से मूव की, 2 दिन टीम वहाँ पे रही। तो कल शाम इस पूरे जो गैंग है इसका क्रैक किया। 2 लोग हमने अरेस्ट किए, एक तान्या नाम की महिला है और एक कृष्ण कुमार नाम का लड़का है। लक्सर पुलिस ने गौकशी के मुकदमे में फरार चल रहे एक 5,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, हरिद्वार एसएसपी एचएस सिंह के निर्देश पर फरार चल रहे इनामी आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गौकशी के दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे 5,000 के इनामी आरोपी को लक्सर मार्ग से गिरफ्तार किया। काशीपुर पुलिस ने नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट करने के मामले में दंपति के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि 1 सितंबर को कविता बुटोला सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर रुद्रपुर के द्वारा तहरीर के माध्यम से ही सूचना दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में संजय नामक शख्स पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी पुत्री के शोषण का आरोप लगा था। ये काशीपुर कोतवाली में कुछ समय पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें ये सखी वन स्टॉप सेंटर की जो प्रभारी हैं, इनके द्वारा एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से पूछताछ करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आए थे कि उसकी माँ और उसके सौतेला पिता उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे और माँ को ये बात बताने पर माँ का समर्थन उसके पिता के साथ था। इसके बाद इस घटना में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था दोनों माँ और पिता दोनों के खिलाफ, जिसके बाद से वो दोनों लगातार फरार चल रहे थे और लंबे समय से ये हमारे वांछित अभियुक्त थे। इसमें हमने इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से NBW जारी करवाया और उसके पश्चात इसके दिल्ली से हमने इनकी अरेस्टिंग करी है। तो कल हमारी टीम ने इन्हें अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। किशोरी जब से ये घटना प्रकाश में आई है तब से वो वन स्टॉप सेंटर में है और क्योंकि देहरादून में नगर निगम ने पशुओं की दयनीय हालत का ख्याल करते हुए पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया। साथ ही अब जुर्माना भी लगाने का फैसला लिया। बता दें कि लोग सड़कों पर बाहर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। इससे कई बार वो बीमार होकर मर जाते हैं या दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो जाते हैं। गाय पालते हैं और जब तक वो दूध देती है तब तक तो हम उसे अपने घर में रखते हैं। जिस दिन दूध देना बंद कर देती है हम उसे सड़क पे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक अपराध है और इसके लिए जो है अभी हमने एक एक्ट बनाया है और एक्ट के माध्यम से जो है जितने डेयरी संचालक हैं, जितने जो गाय रखते हैं, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो रही है। रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें एक चिप लगेगी और जब वो छोड़ेंगे तो उससे जो है नगर निगम को पता लग जाएगा कि ये फलाने आदमी की गाय है, ताकि उस पे जो है अगर छोड़ेगा तो उस पे जुर्माना के साथ जो है उसको दंडित करने का भी काम जो है नगर निगम करेगा।
वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद ही दिन ही बाकी हैं। ऐसे में मसूरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी। मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार ने पर्यटकों से अपील की कि नया साल और क्रिसमस का त्योहार मनाएं, लेकिन दूसरों को असुविधा ना हो। मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीज़ों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है, मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर के चलते देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून के नगर निगम और नगर निकायों में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए नगर निगम देहरादून ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि वर्तमान समय में देहरादून में 16 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम ये व्यवस्था नगर निगम ही करता है इसको, और हर साल करता है, कोई नई चीज नहीं है। और हमारी भी व्यवस्था रहती है कि जैसे जैसे ठंड बढ़े वैसे वैसे अलाव की व्यवस्था की जाए। अलाव की व्यवस्था अभी हमारे 16 जगह पे जो है अलाव जल रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे हम बढ़ते हैं। पिछली बार हमने लगभग 36 जगहों पे अलाव जलाए थे। अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड आएगी तो वहां भी हम अलाव जलवाएंगे। खबर लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लंबे समय से टकटकी लगाए बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का इंतजार नए साल में खत्म होने जा रहा है। दरअसल अब पीसीसी चीफ करण माहरा की टीम नए साल में अस्तित्व में आ जाएगी और इस बात की पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने की है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से मंथन चल रहा है, लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है और अब केंद्रीय नेतृत्व उस पर मुहर लगाएगा और जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, जहां तक प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का सवाल है, ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। वो लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से ही जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता लगातार संगठन के कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। राहुल गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कौन कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है, उन्हीं में से चिन्हित करके निश्चित तौर पर जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में शासन ने प्रमुख सचिवों को जनपद प्रभारी नामित किया गया। शासन द्वारा कहा गया कि सभी 13 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा और शासन तथा जनपद के मध्य यथा आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। लिहाजा सचिव नियमित रूप से जिले का भ्रमण करेंगे और जनपद की विशिष्ट समस्याओं को शासन तक अवगत करवाएंगे। इसी को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। यहां तक कि जो जिलों में जिलाधिकारी हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, इसलिए सचिवों को जिलों का प्रभार दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि विधायकों और मुख्यमंत्रियों के बीच क्या चल रहा है, आपसी सामंजस्य नहीं है। मुख्यमंत्री का शायद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है और जो जिलों में डीएम है उन पर मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं है। इसीलिए शासन से सचिवों को अब जिलों का प्रभार दिया गया। आप जानते हैं कि शासन चलाने की एक पूरी व्यवस्था होती है। जिलाधिकारी के ऊपर कमिश्नर होते हैं और पूरे प्रदेश को जो है शासन में बैठे लोग मॉनिटर करते हैं। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सचिवों को जिले का प्रभार दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में ऑटो चालकों द्वारा सवारियों से निर्धारित किराए से ज्यादा रुपए लेने की शिकायत के बाद आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी खुद ही निरीक्षण के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने ऑटो रिक्शा बुक किया और ऑटो चालक द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया लेने पर वाहन का चालान किया।
साथ ही अब चेकिंग टीम द्वारा रात में भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। वहीं शैलेश तिवारी ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा वाले को तय किराया लेने के कारण सम्मानित भी किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि एक ऑटो पर रेट लिस्ट भी चिपकाना जरूरी है। बहुत शिकायतें हमारे पास आ रहे थे, खासकर जो सीनियर सिटीजन है और कई लोग इस ढंग के, सर किराया ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमसे लिया जा रहा है। तो जब तक किसी चीज़ को आप देखते हैं स्वयं से नहीं, तब तक आपको जानकारी नहीं होती। इसी को देखने के लिए मैं स्वयं गया, कल 3-4 रूटों पे मैं गया और वहाँ मैंने ऑटो बुक करवाया सिंपल यात्री के रूप में। और सबसे पहले तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन गया था, रेलवे स्टेशन से ISBT के लिए मैंने गाड़ी बुक करवाई ऑटो। उसमें उसने मुझे 150 रुपये मांगे, जो निर्धारित किराया से काफ़ी ज़्यादा है। उसका चालान किया, हमने सारे कागज उसके इम्पाउंड कर लिए हैं, उसके परमिट के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने वाले। गोवा में एशियन फैशन अवार्ड्स के कार्यक्रम में रुड़की की IIFT ने भी भाग लिया था और भी कई क्षेत्रों से फैशन डिजाइनर शामिल हुए थे। लेकिन एशियन फैशन अवार्ड कार्यक्रम में इमर्जिंग फैशन इंडस्ट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर रुड़की का नाम रोशन किया। IIFT रुड़की डायरेक्टर नीलम बत्रा और राजेंद्र बत्रा ने बताया कि बच्चों ने इस शो के लिए 1 महीने दिन रात मेहनत की और पूरी लगन से काम किया। इस फैशन शो में IIFT यूनिटी की छात्राओं ने इंद्रधनुष थीम पर अपना कलेक्शन उतारा। फैशन शो में मिस इंडिया फाइनल लिस्ट 2021 में डॉक्टर सुनीता रामपाल IIT रुड़की के लिए शो स्टॉपर रहीं। बहुत प्राउड का मोमेंट था जब अनाउंस हुआ कि ये अवार्ड हमारे इंस्टीट्यूट को दिया गया। एक बार विश्वास नहीं हुआ, दोबारा अनाउंस हुआ रुड़की, तब हम दोनों एकदम से खड़े होकर वहाँ पहुँचे हैं। तो रियली ये हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत, कड़ी के साथ कंटिन्यूसली वर्क करते हैं वो लोग। अभी फैशन की तैयारी कर रहे थे तो रात को 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक भी उन्होंने यहाँ वर्क किया। और फिर उसके पीछे टोटली जो बेसिकली नॉलेज देना, उनको गाइडेंस देना, वो मिसेस नीलम बत्रा जो हमारी डिज़ाइनर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो इनको भी श्रेय जाता है शो का, कि काफ़ी बड़ा इंडिया का काफ़ी बड़ा शो है ये। और प्लस जितना मेकअप टीम थी वो भी बॉलीवुड बॉम्बे से ही आई हुई थी। अच्छा, इंडिया के अलावा इंडिया के थे। हमने पहले किया था मॉरिशस का, अभी जैसे फर्दर हमारा दुबई का, लेकिन ये इसमें इंडिया के ही डिज़ाइनर थे सारे। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लिए काम करना है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी के लिए किसी भी लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक से अपर लेवल तक का पूरा सफर तय करना आना। जोशीमठ विकासखंड में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बता दें कि जन आक्रोश रैली के दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही साथ NTPC के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पूरे जोशीमठ नगर में सभी के घरों में मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं जन आक्रोश रैली में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी पहुंचे। विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार को इस जल्द संज्ञान लेना चाहिए और कहा कि जोशीमठ नगर पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो जोशीमठ किसी भी वक्त बड़ी परेशानी में आ सकता है। साफ मौसम में ये जमीन अंदर की तरफ धंस रही है। निसंदेह रूप से NTPC कहीं ना कहीं NTPC इसकी पूरी साझेदार है। NTPC की वजह से ये जोशीमठ धंस रहा है। NTPC की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि NTPC जो जिन लोगों को मकान धंस रहे हैं, जमीन धंस रही है, उनका पूर्ण मुआवजा, उनकी पूरी जिम्मेदारी NTPC को तय होनी चाहिए। क्योंकि हमने आज से तब NTPC परियोजना शुरू हुई थी, उस वक्त कहा था, आंदोलन किया था कि जोशीमठ के प्रत्येक भवनों का आप बीमा कीजिए, किंतु उन्होंने बीमा नहीं किया। समझौते उन्होंने किया था, समझौते में तय हुआ, लिखित समझौता है, जोशीमठ के प्रत्येक भवन का बीमा कराएंगे, किंतु उन्होंने बीमा नहीं कराया। वो जानते थे कि आने वाले भविष्य में जो हमारी सुरंग गुजर रही है, निसंदेह रूप से जोशीमठ में भारी खतरा हो सकता है, इसलिए जोशीमठ को उन्होंने मुहैया नहीं कराया। और लोगों की मुआवजे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसके मास्टर प्लान बन सकते हैं। इसके तमाम जगहों से जो है इसके जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाना चाहिए, जो कि बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाना चाहिए और शहर को बचाया जाना चाहिए। आज मजबूरन जनता को रोड में आना पड़ा, मातृशक्ति को रोड में आना पड़ा। सारे जोशीमठ में जो भूदशा हो रहा है, जो NTPC के द्वारा जो नीचे बाईपास जो रोड कटिंग हो रही है, इसके द्वारा जो पूरे घरों में पहले 14-15 घरों में थे, लेकिन अब धीरे धीरे लगातार जो क्रैकिंग बढ़ रही है, उससे सारे जोशीमठ की जनता त्राहि मान हो गई है और इसमें मजबूरन सारे लोगों को रोड में आना पड़ा। और आज यहाँ पे बहुत विशाल जन आंदोलन यहाँ पे हुआ है। सब लोग यहाँ पे तहसील में यहाँ पे धरने में बैठे। 5 IAS का सम्मान करेंगे राज्यपाल। उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से होंगे सम्मानित। जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना,
राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा 25 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी को दिया जा रहा है पुरस्कार। काशीपुर में खनन माफियाओं के जानलेवा हमले में काशीपुर उपजिलाधिकारी बाल बाल बच गए। घटना उस वक्त घटी जब वह अपनी टीम के साथ जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन वाहनों की जांच कर रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना में पुलिस लोगों की धरपकड़ जारी है। कल एक ही घटना प्रकाश में आई है। इसमें एसडीएम काशीपुर जब चेकिंग कर रहे थे, कुछ फील्डर्स के द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था और उसके बाद जब एक क्रेटा गाड़ी वहां पर आती है तो उसको रोककर इन्होंने पूछताछ का प्रयास किया, तो उसके द्वारा इनको धक्का मारा गया। इसी क्रम में हमने एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गाड़ी इसमें आइडेंटिफाई कर ली गई है। दो टीमों का थाने से गठन कर दिया गया है। फिलहाल जो गाड़ी वाहन स्वामी है और जो भी उसमें वाहन सवार था उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसमें तत्काल अरेस्टिंग किए जाने के निर्देश दे। तो वहीं अब खबर डोईवाला से है। डोईवाला के जोली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विश्वविद्यालय के नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल और योगा सहित तमाम फैकल्टी के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान कर उनके भविष्य को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड और साल दर साल मेडिकल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश और दुनिया में ये कॉलेज नाम कमा रहा है। धस्माना ने राजनाथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर धन सिंह रावत को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। और मैं मानता हूं कि बच्चों को यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दी जाती है। ज्ञान के साथ साथ संस्कार का भी एक बहुत महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, और दोनों चीज़ें यहाँ दी जाती हैं। मैं इस शिक्षण संस्था की सराहना करता हूँ, इस विश्वविद्यालय की। आपने डॉक्टरों को कहा कि अपने समय उत्तराखंड को भी दें, राज्य को दें, देश को दें। डॉक्टरों से समय मांगा जो ये मैं सभी के लिए कहा, डॉक्टर तो देंगे ही देंगे सभी से। मैं समझता हूँ हमारे जो बच्चे जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्रियाँ आज प्राप्त की हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन था कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने शिरकत करी। उनको अपने राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, उनका आध्यात्मिक उनका जीवन है, उनको जो शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, तो ये मेरे समझता हूँ हमसे ज़्यादा इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन बच्चों के लिए। मैंने यहाँ से MBBS किया था, 2016 बैच से हूँ। आई एम 3 times गोल्ड मेडलिस्ट। एक्चुअली मुझे इस कॉलेज से ये सौभाग्य मिला है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ऑल द टीचर्स, ऑल द फैकल्टीज एंड द एनवायरनमेंट ऑफ SRHU इज़ वंडरफुल and I did my internship from here. I served for 3 months as a medical officer in Vrindavan and now I am pursuing general surgery from SMS Jaipur. अनुराधा सिंह राणा है और मैं ऋषिकेश की निवासी हूँ। मैंने यहाँ से BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी का कोर्स पूरा किया है और